नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्लासेस आपकी अच्छी चल रही होंगी। देखिए, आप सभी को पता है जैसे कि हमने चलाया हुआ आपका क्या अभ्यास सीरीज को, और जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं भाई, हम करते चल रहे हैं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस। ज्यादातर आप इसमें देख रहे हैं कि हम साइंस के क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है, सामान्य अध्ययन के अंदर साइंस भी अहम भूमिका निभाता है। आप टेंशन ना लें, हम सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी प्रकार के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ने वाले हैं, बस आप थोड़ा प्रैक्टिस में तो आइए। आप जैसे प्रैक्टिस में आओगे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा देंगे और टेस्ट वगैरह भी आपके लिए रखी जाएंगी। इसी क्रम में हम देरी किए बिना शुरू करते हैं आपकी अगली क्लास, और शानदार सी क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साइंस से रिलेटेड ही होंगे सारे के सारे, और जबरदस्त क्वेश्चन होंगे सभी एग्जाम के लिए। एसएससी, आपका यूपीपीसीएस या आरपीएफ, यूपी पुलिस, जितने भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी के आए हुए क्वेश्चंस आपके, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपको प्रैक्टिस के रूप में लाए जा रहे हैं। आप लगातार करते चले। देखिए, मापन इकाइयों की पहला ही क्वेश्चन आपका क्या पड़ता है, देखिएगा। ये कहता है कि जो सीजीएस प्रणाली होती है, किसके लिए बोला इसने? सीजीएस प्रणाली के लिए। चलिए आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि सीजीएस प्रणाली की जो शुरुआत है, या फिर जो सीजीएस सिस्टम होता है, वो किस बात को नोट कराता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मापने के लिए हमारे पास कुछ सिस्टम होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा एफपीएस सिस्टम, एक को हम बोलते हैं सीजीएस जो आपके क्वेश्चन में आ गया, एक होता है हमारा एमकेएस सिस्टम। ये सब मापन के सिस्टम होते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं एफ की, तो ये होता है फुट, इसको बोलते हैं पाउंड, ये होता है हमारा सेकंड, इसे बोलते हैं फुट पाउंड, आपका सेकंड सिस्टम। एक होता है आपका ये वाला, देखिए एम से हो जाएगा आपका मीटर, के से हो जाएगा किलोग्राम, और एस से हो जाएगा सेकंड। एक सिस्टम होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड का सिस्टम, और एक सिस्टम आता है हमारा सी फॉर हो जाएगा सेंटीमीटर, जी हो जाएगा ग्राम के लिए, और एस हो जाएगा हमारा सेकंड के लिए। तो इसे बोलेंगे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो आप सभी को आंसर दिख गया होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। दुनिया में भौतिकी की इकाइयों को मापन के लिए ये सभी आपके सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। यदि जिसमें लेंथ को लेकर के आपका फुट मापा जाए तो वो एमके एफपीएस सिस्टम है। वहीं अगर लेंथ को सेंटीमीटर में माप के चलेंगे तो वो सीजीएस सिस्टम है। वहीं मैं बात करूं आपसे, लेंथ को यदि मीटर में माप दिया जाए तो उसे बोलते हैं हम क्या, आपका एमकेएस सिस्टम। ये सभी क्या है? ये सभी लेंथ, मास और आपका टाइम की यूनिट है। ये इकाइयां हैं किसकी? लंबाई की, द्रव्यमान की, और साथ ही साथ किसकी? आपकी समय की, है ना। याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड सीजीएस। चलिए, समय की इकाई क्या होती है, और वो भी एसआई। समय की इकाई पूछी तो आप अगर पीछे चलेंगे ना, थोड़ा सा ये स्लाइड पाएंगे तो देखिए, तीनों के तीनों आप देख पा रहे हैं कि तीनों के तीनों अंदर यूनिट मिलती है हमें, कौन कौन सी? सेकंड, सेकंड एंड सेकंड। तो सिंपली क्या आंसर हो जाता है हमारा? सेकंड, क्योंकि भाई हर जगह आपकी इसकी समय की यूनिट क्या आ रही है हमारी? सेकंड। तो समय की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क्या यूनिट होती है? सेकंड ही होती है। ठीक है भाई, चलिएगा आगे देखिए। एक विद्युत परिपथ, मैंने एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर दो पॉइंट है। पॉइंट क्या है देखिए इधर, दो बिंदुओं के बीच विद्युत संभावित अंतर को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के अंदर, उसको हम कैसे नापते हैं? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो उसको किस मीटर से या किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं? तो आप सभी याद रखेंगे, वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर कहते हैं ना, वोल्टेज। तो ये वोल्टेज को नापने के लिए काम आता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर, है ना। चलिएगा आगे करते हैं क्वेश्चन आपका। बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि, देखिए, फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, और इन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फिजिक्स का कोई भी फिनोमेना आपका उठाया जाएगा, उसी से रिलेटेड आपके फिनोमेनाज रिलेटेड एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। जैसे ये आपका आ गया घर्षण से संबंधित या फ्रिक्शन से संबंधित। कहता है कि कैरम बोर्ड पर जो बच्चे पाउडर छिड़कते हैं ना, वो किस लिए छिड़कते हैं? देखेंगे जरा, घर्षण घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, सुगंध देने के लिए, या बोर्ड को चमकाने के लिए। तो सिंपली क्या होता है कि कैरम बोर्ड के अंदर जो आपका वो फ्रिक्शन जो होता है ना, या कहते हैं घर्षण को, वो कम कर देते हैं बच्चे उसके अंदर, ताकि अच्छे से वो उसको प्ले कर पाए। जो उसमें जो भी कॉइन्स होते हैं, गोटियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं, वो अच्छे से क्या कर पाए, उसके ऊपर स्लिप कर पाए। इसलिए पाउडर को छिड़कते हैं इसके अंदर, है ना। चलिए आगे, एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है। कह रहा है कि आप बताइए वो कौन सी एक चीज है, कहते हैं एक तरीके से, वो कौन सा एक्सटर्नल इफेक्ट है जो क्या करता है, किसी बॉडी के ऊपर लगने से
उसकी अवस्था को चेंज कर दे, माने उसकी कंडीशन को चेंज कर दे। मैं आप सिंपली कहूँ आपसे कि ये आपके सामने ये बोर्ड है, ये बोर्ड आपका नॉर्मली खड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा। अगर मैं इस पर कुछ ना कुछ अप्लाई करूं तभी इसकी स्थिति में चेंज आएगा। जो मैंने अप्लाई किया उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं उसे? फोर्स कहते हैं। और यही बात बताई थी किसने? न्यूटन ने। किसने बताई थी ये बात? यही बात न्यूटन ने बताई थी अपने प्रथम नियम के अंदर या प्रथम लॉ के अंदर, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको हम कहते हैं। इसी के अंदर यही बात बताई थी कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो रहेगी, यदि चल रही है तो चलती रहेगी। उस पर तब तक उसकी अवस्था में कोई चेंज नहीं आने वाला जब तक आप उस पर बाहरी कारक ना लगा दें। और उसी बाहरी कारक या फैक्टर को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिएगा जरा, वह चाल जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र को, किसको? गुरुत्वीय क्षेत्र को, ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसको छोड़ करके बाहर चली जाए और कक्षा में प्रवेश कर जाए, उसे क्या कहते हैं? क्या कहलाता है वो? कह रहा है कि कोई भी, देखिएगा जरा ध्यान से इसको देखिए आप। एक्चुअल में क्या है, ये पृथ्वी हमारे सामने, और इस पृथ्वी के अंदर आपको दिख रही होगी सिंपली, है ना, मैं दिखाता हूँ। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के पास अपनी कुछ ना कुछ भाई ग्रेविटी भी है, सीधी सी बात है। और उस ग्रेविटी को छोड़ करके किसी ऑब्जेक्ट को आपको बाहर भेजना है, तो उसको भेजने के लिए ना एक जरूरी वेलोसिटी या फिर एक जरूरी आवश्यक वेग की आवश्यकता होती है, एक वेलोसिटी की आवश्यकता होती है। और उसी आवश्यकता को कहते हैं हम क्या? एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं भाई? एस्केप वेलोसिटी। और हिंदी में इसी को कहा जाता है पलायन वेग। क्या बोलते हैं भाई? पलायन वेग। और सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं तो याद रखें एक देसी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कि यदि आपको पृथ्वी से बाहर जाना है, क्या? यदि आपको पृथ्वी से बाहर जाना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, माने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप आसमान में जाइए, आप गायब। गायब का मतलब आप पृथ्वी का ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसको छोड़ देंगे और कहां चले जाएंगे? पृथ्वी की कक्षा में चले जाएंगे। तो इसे ही कहते हैं हम क्या? पृथ्वी का पलायन वेग। ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी, इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। चलिएगा आगे करते हैं। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है, कह रहा है कि कोई बॉडी है और वो दूसरी बॉडी पर रोल कर रही है। क्या कर रही है भाई? रोल करने लगी हुई है। तो इसकी गति को के जो प्रतिरोध होते हैं या इसकी गति को जो रोकता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? खींचना, द्रव फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, सरफेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, या लुढ़कना रोलिंग फ्रिक्शन। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ लेंगे ना तो आराम से कर लेंगे कि बॉडी क्या कर रही है? रोल कर रही है, और रोल करने पर जो फ्रिक्शन लगता है ना उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। यदि स्लाइड होती है, रपटती है, जिसे बोलते हैं हम, सरकती है, तो क्या लगता है आपका? ये लगता है आपका सर्पी घर्षण, स्लाइड करने वाला। सिंपल। अगर रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन लगता है आपका। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन आपका। यदि कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहेगी। यह कथन किस बात से रिलेटेड है या इस कथन को किसने कहा था? जस्ट अभी 2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको समझाया कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, आपका मोशन में नहीं है, तो वो ऐसी रहेगी। यदि मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जब तक आप उसको बाह्य कारक यानी बल न लगा दें तब तक वो अपनी अवस्था को चेंज नहीं करेगी। और इसी बात को बताया था किसने? न्यूटन ने। और अपने न्यूटन के कौन से नियम में भाई? प्रथम नियम में। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम यही है। और आप सभी याद रखें, न्यूटन की गति का प्रथम नियम ही किसको परिभाषित करता है? तो इट डिफाइंस द फोर्स, या इट डिफाइन द फोर्स, यह बल की परिभाषा देता है, बल की परिभाषा देता है ना भाई। याद रखें, बहुत क्वेश्चन आता है पेपर में कि न्यूटन का कौन सा नियम आपका बल को परिभाषित करता है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन, इसे बोलते हैं भाई रॉकेट प्रपल्सन। क्या बोलते हैं? रॉकेट प्रपल्सन। क्या क्या कौन सा नियम लगता है इसमें? रॉकेट प्रपल्सन में। यदि आप हल्का सा थोड़ा सा फोटो देखें ना, आप अपने आप आंसर लगा देंगे। देखिए रॉकेट में क्या होता है, इसमें यहाँ पे ईंधन भरा होता है, इसमें ये पूरा का पूरा ईंधन का सिस्टम होता है। और इसमें क्या करते हैं? ईंधन को बर्न करते हैं, ईंधन में आग लगाते हैं। और ईंधन में आग लगने के बाद ईंधन क्या करता है? अपना एक्शन देता है नीचे की तरफ, अपना एक्शन देता है नीचे की तरफ। और जब ये एक्शन नीचे देता है तो इस ईंधन का रिएक्शन होता है ऊपर की तरफ। इसी को कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई? एक्शन रिएक्शन। जो होता हमारा किसमें? न्यूटन की गति के तीसरे नियम में। किसमें होता है भाई? न्यूटन लॉ ऑफ आपका मोशन, कौन सा? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के अंदर बताया गया किसका? एक्शन और रिएक्शन का, कि हर किसी एक्शन के पास इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है ना। आप सभी ने याद भी किया होगा अच्छे से। चलिए कैसे लग रहा है आप सभी को क्लास? जरूर कमेंट कीजिए, बताइए कैसी लगी क्लास। आगे आप सामान्य अध्ययन के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं।
सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब आएंगे। साइंस का अहम रोल चल रहा है तो साइंस को पहले कर देंगे, टेंशन फ्री। चलिए, ये कहता है त्वरण। त्वरण को कहते हैं भाई, देखो इंग्लिश में एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। आपने सुना होगा, कुछ हमारे पास इंग्लिश मीडियम के भी है, इसलिए बाइलिंगुअल चलते हैं आराम से। कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करें अच्छे से, ठीक है। चलिए, कहता है कि त्वरण के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। माने ये कह रहा है कि जो त्वरण होता है वो इनमें से किसके परिवर्तन की दर के बराबर होता है? विस्थापन की दर के बराबर, परिवर्तन की दर के बराबर, स्थिति के, वेग के, या संवेग के। आप सभी याद रखें कि वेग परिवर्तन की दर, क्या बोला? वेग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या वेग परिवर्तन की दर ही हमारी क्या कहलाती है? त्वरण या एक्सेलरेशन कहलाती है ना। याद रखिए सभी, इसे बोलते हैं हम क्या? आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। क्या भाई? चेंज इन वेलोसिटी और विद टाइम। जैसे हम इसको लिखते हैं कि आपका आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। इसी को कहते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलिए, याद रहेगा ना। अच्छा, करते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब, माने सिंपल है, एट द टॉप ऑफ हाई माउंटेन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हमारा? जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, उसमें जो बनने वाला दाब होता है, गैसों के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है, वो कैसा होता है पहाड़ों पर? तो सिंपली बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। तो आप सभी याद रखें, सिंपल सा है। पहाड़ों पर यदि आप जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था घटता है। अच्छा, क्यों घटता है उसको मैं समझाता हूँ आपको इमेज के माध्यम से। ये आपका पृथ्वी की सरफेस है, ये सतह है, और जो सतह होती है ना, सतह पर आपको हमेशा सतह के पास आपको मिलेंगी भारी गैसेस। क्या मिलेंगी भाई? भारी गैस, हैवी गैसेस आपको मिलती है सतह के आसपास। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आप हाइट अचीव करते हैं ना, तो ये हैवी गैसेस कम होती चली जाती हैं और ऊपर हमें मिलती जाती है हल्की गैसेस। क्या मिलती है? हल्की गैस। जैसे आप हाइट की तरफ जाओगे ना, तो हल्की गैस मिलती है, और हल्की गैस के द्वारा ही क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसे हम एटीएमपी भी कहते हैं, ये लगातार हाइट के साथ साथ घटता रहता है। लगातार हाइट के साथ साथ घटता रहता है। बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है कि पहाड़ों पर जाने पर मनुष्य के नाक से या कान से खून क्यों आता है? नक्की छूटना कहते हैं जिसको, कि खून क्यों आता है? तो सिंपली क्या होता है कि जैसे जैसे मनुष्य हाइट अचीव करता है ना, उसका क्या होता है कि प्रेशर कम होता चला जाता है, और जब प्रेशर कम होता है तो उसकी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है प्रेशर के मामले में, और शरीर से, कान से या नाक से उसके क्या निकल जाता है? ब्लड निकलने लग जाता है, ठीक है। चलिए, आगे करते हैं क्वेश्चन आपका। पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होगा कब? कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है और उसकी कौन सी स्थिति जब होगी जिससे वो पृथ्वी पर कम से कम प्रेशर लगाएगा, है ना। प्रेशर कहते हैं किसको? दाब को। तो देखिए जरा, देखते क्या कह रहा है। दोनों पैरों को मोड़ के बैठा हो तब लगाएगा, नींद की स्थिति में लेटा हो तब लगाएगा, दोनों पैरों पर खड़ा हो तब लगाएगा, या आपका एक पैर पर खड़ा हो तब लगाएगा। आप सभी याद रखें, यदि आपको प्रेशर का फॉर्मूला याद है आप आंसर लगा देंगे, नहीं भी याद है तो मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रेशर होता है पी आपका, पी इक्वल्स होता है आपका फोर्स, जिसे हम बल कहते हैं, अपॉन में आता है आपका एरिया। इसे बोलते हैं हिंदी में बल अपॉन क्षेत्रफल। क्या कहते हैं भाई? बल अपॉन क्षेत्रफल। यदि आप फिजिक्स को नॉर्मली समझें तो प्रेशर जो होता है हमेशा वो फोर्स के डायरेक्टली होता है। कहने का सिंपल मतलब है, यदि प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, यदि प्रेशर घटेगा तो फोर्स घटेगा। वहीं अगर मैं प्रेशर की बात करूं आपसे, प्रेशर उल्टा होता है किसका? आपका एरिया या फिर क्षेत्रफल का। तो सिंपली क्या कहता है, यदि आप प्रेशर को बढ़ाओगे, सिंपल क्या हो जाता है कि यदि आप एरिया को बढ़ाते हो तो प्रेशर घट जाएगा, यदि आपने एरिया को घटाया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और इसने हमसे क्या पूछा है कि न्यूनतम लगना चाहिए भाई दाब, यानी आदमी किसी भी स्थिति में हो उसका एरिया बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या बोलते हैं भाई? उल्टे होते हैं। तो इनमें से चारों में से किस स्थिति में आदमी अपना सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है पृथ्वी पर, उसको आप देखिएगा ध्यान से। दोनों पैर को मोड़ के बैठा हो तो अच्छा खासा एरिया पकड़ लेगा भाई, लेटा हो तो बात बात कर लेंगे, दोनों पैरों पर खड़ा हो तो कम एरिया कवर करेगा। यही बात करें एक पैर पर तो सबसे कम करेगा, फोर प्रेशर ज्यादा लगाएगा। नींद की स्थिति में क्या होगा? आदमी लेटा हुआ होगा, और जब वो लेटा होगा तो जाहिर सी बात है लेटने पर उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा, और जब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप सब याद रखें और आपके समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस इकाई को मापने के लिए किया जाता है? तो आप सभी याद रखें, बैरोमीटर को यूज किया जाता है आपका वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए। वायुमंडल में क्या है दाब की स्थिति, उसको इस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? बैरोमीटर कहते हैं,
ठीक है, इसे ही बोला जाता है बैरोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। एक क्षैतिज धरातल पर रखी एक बूंद या द्रव की बूंद पर लगने वाले बल है। कह रहा है कि एक्चुअल में क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक आपकी लिक्विड ड्रॉप रख दी, पता है इस पर कौन कौन सी फोर्स लगेंगी? तो सिंपल है, ये आपका सरफेस है, इस सरफेस पर आपने वाटर बॉल ऐसे करके रख दी, एक ड्रॉपलेट्स है या बॉल है। एक्चुअल में क्या होगा, इसका शेप होगा गोल, और इसका शेप हमेशा गोल जब होगा जब इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आपका सरफेस टेंशन, और हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय तनाव। तो जाहिर सी बात है इस पर पृष्ठीय तनाव तो लगेगा ही लगेगा, है ना, लगेगा। वही बात करूं, ये हमारी पृथ्वी, क्या है भाई, ये हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के पास आप सभी जानते हो ग्रेविटी होती है ना भाई, क्या होती है ग्रेविटी। तो इस बूंद पर ग्रेविटी भी काम करेगी, जाहिर सी बात है, तो सीधी सी बात हो जाएगी गुरुत्व बल भी काम करेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। कहने का मतलब इसके ऊपर हमारा पृष्ठीय तनाव भी लगेगा और साथ में जी गुरुत्व बल भी लगेगा। ठीक है, चलिए आया करते हैं क्वेश्चन आपका, तैराकों को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो आप यह सभी याद रखेंगे, यदि तैराक को तैरना है तो आप सभी जानते हैं कि लिक्विड के द्वारा एक थ्रस्ट फोर्स, क्या एक थ्रस्ट फोर्स जिसे हम अप थ्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अप थ्रस्ट फोर्स या उत्प्लावक बल कहते हैं, जो पानी के द्वारा या फिर किसी लिक्विड के द्वारा लगाया जाता है एक तैराक के ऊपर, ताकि वो तैरे और उसको तैरने में मदद करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्प्लावक बल। ठीक है, ये थे आपके आज के सभी शानदार क्वेश्चन। कैसे लगे आपको क्लास जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। लगातार हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, ये अभ्यास सीरीज आपकी अभ्यास को बहुत ही अच्छा कर देगी। ठीक है ना, आप सभी अच्छे से क्लासेस देखिए, जिसने पीछे क्लास देखे उन्हें भी देख के आइएगा। आगे भी हम बढ़ते रहेंगे, साइंस के साथ साथ जीएस के सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे, और ऐसे लगातार आपकी क्लास आती रहेंगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।